हेलो दोस्तों, एसपीबी स्टडी पॉइंट पे आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज हम प्राचीन इतिहास के क्रम में देखने वाले हैं मौर्यपुर जो विदेशी आक्रमण हुए थे उसके बारे में हमने डिटेल रूप से आज बात करेंगे। इससे पहले हमने मगध के उत्कर्ष के बारे में बता चुके हैं कि किस तरह से मगध का उत्कर्ष हुआ और 16 महाजनपदों में सबसे आगे मगध ही क्यों आया, और जो अंगुत्तर निकाय भगवती सूत्र से 16 महाजनपद की जानकारी मिलती है। और उससे पहले भी हम देख चुके हैं आपको पाषाण काल, सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक सभ्यता और 16 महाजनपद, इस सबको आप एक बार देख लीजिएगा और बहुत ही अच्छे से हमने समझाया उसमें चैप्टर वाइज। तो आइए देखते हैं कि क्या है विदेशी आक्रमण। क्या था कि 16 महाजनपद था, सब जो 16 महाजनपद में सबसे ज़्यादा कोई शक्तिशाली था तो मगध ही था। और किस तरह से एक दूसरे में मतलब आगे बढ़ने की होड़ मची थी। तो आपको मगध का साम्राज्य सबसे शक्तिशाली होने का मुख्य रीजन था कि यहाँ पे भौगोलिक स्थिति भी अच्छी थी, राजनीतिक भी अच्छी थी और आर्थिक भी अच्छी थी। खैर जो भी हो वो तो बात की बात है। तो इससे पहले हमने मगध उत्कर्ष में 3 को देख चुके हैं। एक देखे हमने हर्यक वंश बिंबिसार स्थापित किया गया था, उसके बाद शिशुनाग वंश जो शिशुनाग द्वारा स्थापित किया गया था, उसके बाद जो नंद वंश देखे थे महापद्मानंद द्वारा स्थापित किया गया था, और उसके बाद मौर्य वंश आएगा। मौर्य वंश से पहले ही कुछ विदेशी आक्रमण हुए थे जो मुख्य रूप से 2 थे, एक ईरानी आक्रमण हुए थे और दूसरा यूनानी आक्रमण हुए थे। पहला ईरानी आक्रमण हुए थे, दूसरा यूनानी आक्रमण हुए थे। तो आइए देखते हैं। ईरानी आक्रमण की बात करें तो ईरान में एक हकमनी वंश था, उसका संस्थापक या तो उसका शासक कह लीजिए साइरस द्वितीय था, जिन्होंने भारत पर प्रथम बार आक्रमण किया था। तो पश्चात इसे सफलता तो नहीं मिल पाया, यह सफल रहा। उसके कुछ दिन बाद पुनः डेरियस प्रथम या दारा प्रथम द्वारा 516 ईसा पूर्व के आसपास, 516 होगा, 516 बीसी के आसपास पश्चिमोत्तर भारत पर आक्रमण किया और पश्चिमोत्तर भारत के आक्रमण कर पश्चिमोत्तर भारत के एक भाग को जीतकर उसने ईरान का 20वां प्रांत बनाया और ये सफल आक्रमण हुआ इसका। तो ये डिटेल इसको देखते हैं। ईरानी आक्रमण, भारत पर प्रथम विदेशी आक्रमण ईरान के हखमनी वंश के शासक साइरस द्वितीय द्वारा किया गया था। तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम में कि मतलब जो प्राचीन काल में जो भारत पे प्रथम आक्रमण हुआ था, सर्वप्रथम किसने विदेशी आक्रमण किए थे। तो विदेशी आक्रमण की बात अगर कहीं भी क्वेश्चन में आता है तो ईरानियों द्वारा प्रथम विदेशी आक्रमण किया गया था जो प्राचीन काल में साइरस द्वितीय द्वारा किया गया था, परंतु ये असफल रहा। हमने बताया इससे पहले अभी जस्ट वाले कि ये असफल नहीं रहे थे। जो साइरस द्वितीय थे हखमनी वंश का शासक थे, तो ईरान में हखमनी वंश था, वहाँ का शासक थे, जो पश्चिमोत्तर भारत पे हमला तो किए बट ये सफलता नहीं प्राप्त की, असफल रहे। ठीक कुछ ही दिन बाद 516 बीसी में पुनः 516 बीसी में ईरान के शासक डेरियस प्रथम या दारा प्रथम के नाम से इसे इतिहास में जाना जाता है, डेरियस प्रथम या दारा प्रथम द्वारा किया गया, जो ये सफल आक्रमण रहा। और इन्होंने हमला करके ये सफल आक्रमण रहा। इन्होंने हमला कर भारत के पश्चिमोत्तर भाग को जीता और इसे ईरान का 20वां प्रांत बनाया। तो आपको क्वेश्चन एग्जाम में पूछ सकता है कि जो ईरानी आक्रमण हुआ था प्रथम बार जो सफलता पूर्वक किया गया था, तो पश्चिमोत्तर भारत को जीत करके ये केवां प्रांत बनाया गया, तो 20वां प्रांत बनाया गया। टोटल इसके पास 23 प्रांत थे, जिसमें 20वां प्रांत पश्चिमोत्तर भारत का जो पंजाब, राजस्थान, जम्मू कश्मीर का क्षेत्र था, उसे 20वां प्रांत बनाया, जहाँ से 360 टैलेंट स्वर्ण की प्राप्ति होती थी। इन्होंने जो पश्चिमोत्तर भारत को भाग को जीता, जो ईरान का 20वां प्रांत बनाया, वहाँ से 360 स्वर्ण टैलेंट थे। उस टाइम होता था मुद्रा टाइप कुछ होता था, 360 टैलेंट स्वर्ण की प्राप्ति होती थी। आइए देखते हैं अगर ईरानी आक्रमण हुआ तो इसका क्या भारत पर प्रभाव पड़ा, इसको आइए देख लेते हैं। तो आप लोग या हम लोग सब पढ़े हैं कि जो एक ईरान का अरमाइक भाषा है और भारत में खरोष्टी एक ईरान का अरमाइक लिपि है और भारत में खरोष्टी लिपि है। तो अरमाइक लिपि के ही उद्भव खरोष्टी लिपि है, जिसका प्रयोग आप लोग देखे हो कि अशोक के जब मौर्य काल में आते हैं तो अशोक द्वारा जो शिलालेख और स्तंभलेख बनाए जाते हैं उसमें व्यापक रूप से खरोष्टी लिपि का प्रयोग किया जाता है। साथ ही ब्राह्मणी लिपि है जो भारत का है, और अरमाइक से ही उत्पन्न हुआ खरोष्टी का प्रभाव आप देखेंगे तो मौर्य कला और संस्कृति पर बहुत ज़्यादा पड़ा है। तो खैर वो मौर्य काल में देख लेंगे। फिलहाल यहाँ देख लेते हैं ईरान के अरमाइक लिपि से खरोष्टी लिपि का उद्भव हुआ। खरोष्टी लिपि ईरान के अरमाइक लिपि से खरोष्टी लिपि का उद्भव हुआ, जो आगे मौर्य काल में अशोक के स्तंभ एवं शिलालेखों में प्रयोग किया गया। और कुछ इसमें आर्थिक रूप से भी विकास हुआ, जो ईरान और भारत के बीच जो व्यापार हुए, जो मतलब वाणिज्य व्यापार का विस्तार हुआ, जो आर्थिक रूप में अपने आप को दर्शाता है। तो ईरान के साथ आर्थिक संबंधों का विस्तार होता था, वाणिज्य व्यापार का विकास हुआ, व्यापार होने लगा। तो इस प्रकार से हमने देखा ईरानी आक्रमण, जो मौर्य विदेशी आक्रमण के रूप में जाने जाते हैं, जो प्रथम ईरानी आक्रमण था। आइए आगे देखते हैं दूसरा जो यूनानी आक्रमण के बारे में जानना चाहे तो सबसे पहले यूनानी आक्रमण की बात करें तो
सिकंदर भी कहा जाता था। सिकंदर, तो सिकंदर फिलिप द्वितीय का पुत्र था। सिकंदर फिलिप द्वितीय का पुत्र था। और फिलिप द्वितीय था जो मकदूनिया का शासक था, जो 359 ईसा पूर्व में बना था। और 359 ईसा से शासन करते करते 329 ईसा पूर्व में उसकी हत्या हो गई। तत्पश्चात अशोक को 20 साल की उम्र में या 20 साल की आयु में ही 329 ईसा पूर्व में शासक बनना पड़ा मकदूनिया के। 329 ईस्वी में मकदूनिया का शासक बनने के पश्चात सिकंदर ने विश्व विजेता बनने की सपना देखा था। और वो सिकंदर का जो गुरु थे अरस्तु, उनसे आशीर्वाद पा करके उन्होंने विश्व विजेता बनने की चाहत रखी। तत्पश्चात हिंदू कुश पर्वत पार करके खैबर दर्रा के रास्ते में भारत के पश्चिमोत्तर भारत पर आक्रमण किया, जो सबसे पहले तक्षशिला पे किया 326 ईसा पूर्व में। वहाँ का राजा आंभी ने आत्मसमर्पण कर दिया, जो कायरता का परिचय देता है। उसके बाद आगे बढ़ता है जो झेलम और चिनाव के बीच पंजाब प्रांत था, जिसका शासक तो वहाँ के राजा थे पोरस, जिन्होंने तो वीरता से संघर्ष किया, बट फिर भी हार गए बेचारे, और झेलम नदी के तट पर लड़ा गया था। तो इसको डिटेल हम लोग देख लेते हैं। यूनानी आक्रमण, दूसरा है यूनानी आक्रमण। सिकंदर जो फिलिप द्वितीय का पुत्र था। फिलिप द्वितीय मकदूनिया का शासक था, जो 359 बीसी में ईसा पूर्व में वहाँ के गद्दी पर बैठा, और 329 बीसी में उनकी हत्या हो गई। इनकी हत्या के पश्चात, फिलिप द्वितीय की हत्या के पश्चात, पिता की हत्या के बाद सिकंदर 20 वर्ष की आयु में, आपको क्वेश्चन भी पूछ सकता है कि मकदूनिया के साथ जब सिकंदर बना था तो कितने वर्ष की उम्र थी, तो 20 वर्ष की उम्र में मकदूनिया का शासक बना। उनके गुरु अरस्तु, उन्होंने अपने गुरु अरस्तु से आशीर्वाद पाकर विश्व विजेता बनने की योजना बनाई। विश्व विजेता बनने की योजना बनाने के पश्चात सिकंदर ने पहला आक्रमण भारत पर 326 बीसी में हिंदू कुश पर्वत, ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। हिंदू कुश पर्वत पार करके खैबर दर्रा, ये भी पूछेगा आपको एग्जाम में कि किस दर्रा को पार करके सिकंदर ने भारत पर हमला किया था या भारत में आया था। तो खैबर दर्रा के रास्ते होते हुए तक्षशिला पे हमला किया, जहाँ के शासक आंधी ने सिकंदर के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया। यही इन्होंने कायरता का परिचय दिया। अगर शायद ये लड़ाई किए होते तो आगे जो पोरस के साथ युद्ध हुआ था, शायद वहाँ उतना वीरता से सिकंदर नहीं लड़ता। मगर जब हिंदू कुश पर्वत पार करके जब सिकंदर खैबर दर्रा होते हुए भारत के पश्चिमोत्तर भाग में पहुंचा तक्षशिला में, तो उन्होंने देखा कि पहला ही शासक था जिन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया। तो हो सकता है कि आगे और शासक होंगे जो हमसे नहीं लड़ पाएंगे, या लड़ेंगे तो हमसे कमजोर, तो हमसे हार भी जाएंगे, हम जीत जाएंगे। यही से इसका यहाँ से मन बढ़ गया था। इसको बोल सकते हैं कि ये राजा आंधी जो एक ब्राह्मण शासक था, जो तक्षशिला का राजा था, तो उन्होंने सिकंदर का मन बढ़ा दिया, अपने आप को आत्मसमर्पण करके घुटना टेक दिया उसके सामने, और उन्होंने सिकंदर को साथ देना शुरू कर दिया कि आगे चलिए, अगर कोई आप भारतीय राजा से लड़ते हैं तो आपके साथ देंगे। तो कितना शर्म की बात है, खैर जो भी हो। आगे पंजाब के शासक पोरस या पोरू के नाम से जाने जाते थे। ये पंजाब के शासक थे। इनकी सीमा झेलम नदी से चिनाव नदी के बीच की थी, और इन्हें तो बहुत ही साहसपूर्व और बहुत ही एक कहिए कि मैंने भयावह बहुत ही साहस से युद्ध किया झेलम नदी के तट पर सिकंदर से, बट फिर भी सारे हार गए। खैर कोई बात नहीं, ये हार कर भी जीत गए, क्योंकि आप पढ़ेंगे इसको है कि जब सिकंदर द्वारा इसका सारा राज्य जीत लिया गया तो कुछ छोड़ करके बाकी राज्य इनको पोरस को लौटा दिया गया था वापस। ऐसा इसलिए लौटा दिया गया था कि उन्होंने बहुत ही साहसपूर्वक और एक समझिए कि जोश भरी बुलंदी के साथ लड़ा था। तो ऐसे तो सिकंदर की सेना के इन्होंने छक्का छुड़ा दिया था, बट फिर भी बेचारे हार गए थे, अलग बात है। तो आगे पंजाब के शासक पोरस के साथ झेलम नदी के तट पर सिकंदर का भीषण युद्ध हुआ, जिसमें पोरस की हार हुई। इसे झेलम या हाइडेस्पीज, यूनान में से हाइडेस्पीज का युद्ध कहते हैं, भारत में झेलम का युद्ध कहते हैं, हाइडेस्पीज का युद्ध कहते हैं, जो पोरस और सिकंदर के बीच हुआ था। हाइडेस्पीज के युद्ध नाम से जाने जाते हैं। और इसी युद्ध के बाद जब सिकंदर जब ये हार गए तो सिकंदर ने इनका बहुत सारे साम्राज्य थे लौटा दिए थे कुछ छोड़ करके। सिकंदर की सेना ने ब्यास नदी पार करने से इनकार कर दिया, बिपाशा या ब्यास नदी पार करने से इनकार कर दिया। ये सब क्वेश्चन भी आई है, आपको एग्जाम में पूछता है। तो सिकंदर की सेना ने ब्यास नदी पार करने से इनकार कर दिया। इनकार करने का बहुत से रीजन हो सकते हैं, जिसको हम देख सकते हैं कुछ रूप में कि यहाँ जो भौगोलिक स्थिति थी, जो यूनान में स्थितियाँ थी भौगोलिक रूप से, यहाँ भारत में उस तरह की जलवायु नहीं था, और बहुत दिन लगभग 19 माह भारत में सिकंदर रह गया था। 327 में ही चला था लड़ने के लिए, 326 में भारत में पहुंचा, तब पश्चात 19 माह रह गए थे यहाँ। तो उनकी सेना का जो भी थे अधिकारी या कांस्टेबल थे, सबको अपने परिवार की चिंता, गाँव घर की चिंता सताने लगी थी। और एक चीज़ और यहाँ इसका सेना का डर हो गया था कि एक पोरस जैसे मतलब छोटा साम्राज्य के जो पंजाब के शासक हैं, उनसे लड़ने में तो हम लोग को इतना सामना करना पड़ा, इतना कठिन संघर्ष करना पड़ा। तो आगे विशाल साम्राज्य मगध है, जहाँ के शासक नंद वंश से संबंधित थे, जो घनानंद थे, बहुत क्रूर रूप में जाने जाते थे। तो घनानंद के नाम सुनकर ही वे डर गए होंगे, भयभीत हो गए होंगे। इसी कारण होगा कि इन्होंने ब्यास नदी से आगे नहीं बढ़ा और वहीं से वापस लौट गए। तो 19 माह तक सिकंदर ने भारत में रुका। 19 माह तक, ये आपको ऑब्जेक्टिव में पूछता है क्वेश्चन, कितने माह तक सिकंदर भारत रुका था? 19 माह तक। 325 बीसी में, 325 ईसा पूर्व में यूनान वापस लौटने के क्रम में 323
ईसा पूर्व बेबीलोन में इनकी मृत्यु हो गई, बेबीलोन में इनकी मृत्यु हो गई और यहीं पे विश्व विजेता बनने की सपना दम तोड़ दिया अपने आप में। तो 19 माह तक सिकंदर ने भारत में रुका और 325 ईस्वी में जब ईसा पूर्व जब वापस यूनान लौट रहे थे तो 323 बीसी में बेबीलोन के निकट इनकी मृत्यु हो गई। आइए इनका कुछ प्रभाव देख लेते हैं, जो अगर यूनान आक्रमण हुए तो क्या प्रभाव पड़ा। यहाँ एक गंधार शैली का विकास हुआ, जो आपको 2213 पीटी एग्जाम में पूछा गया था, दरोगा का 2213 दरोगा जब पीटी होता है उसमें गंधार शैली पूछा गया था। तो यूनान भारतीय परंपराओं का या कलाओं का मिश्रण ही गंधार शैली का है, गंधार शैली है। तो गंधार शैली का विकास हुआ, जो आप देखते हैं कि गौतम बुद्ध के जितने भी मूर्तियाँ बनी सब गंधार शैली में सब बनी हुई है, सब मूर्तियाँ निर्मित हुई है। तो गंधार शैली का बहुत ही प्रभाव भारत में पड़ा। भारत एकीकरण हुआ। एकीकरण का अर्थ होता है कि जब देख रहे थे कि पश्चिमोत्तर भारत से पश्चिम और उत्तर का जो सीमा था, पश्चिमोत्तर जो बीच में पड़ता है, वहाँ पे कोई एक मजबूत शासक नहीं था, मजबूत एक राजा नहीं था और वहाँ अराजकता की स्थिति पहले थी। छोटे छोटे राजा थे, एक दूसरे में युद्ध करते थे। उसी का फायदा उठाकर विदेशी आक्रमणकारी उसी के रास्ते पश्चिमोत्तर भारत के रास्ते भारत में प्रवेश करते थे और युद्ध करते थे। तो आगे आने वाले जो भी थे मौर्य काल में चंद्रगुप्त मौर्य थे या जो भी शासक थे, उन्होंने पश्चिमोत्तर भारत को एक मजबूत वहाँ शासन व्यवस्था बनाई और वहाँ पे सेना की तैनाती की। इसलिए बात किया जाने भारत एकीकरण करने के लिए पश्चिम भारत को और मजबूत एक सुरक्षा प्रदान किया। कुछ नगर की स्थापना हुई, निकैया, वही निकैया है जहाँ पे सिकंदर और पोरस के बीच लड़ाई हुई थी, जो कि निकैया नाम है। बौकेफला एक जगह का नाम है जहाँ पे इनकी सेना, जहाँ पे इनकी घोड़ा की मृत्यु हो गई थी। उनका घोड़ा का भी नाम था, सिकंदर के घोड़ा का नाम बौकेफला था, उसी के नाम पर बौकेफला नगर की स्थापना हुई। निकैया जहाँ पे सिकंदर और पोरस के बीच लड़ाई हुई थी। कुछ लेखक भी इनके साथ आए थे, जिसमें थे एरियन जो यूनानी इतिहासकार थे, और उन्हें सिक्रेटस, ये सब यूनानी है इसीलिए कुछ नाम मतलब पढ़ने में कठिनाई हो रही है। अरिस्टोब्यूलस, ये 3 और आए थे, मुख्य रूप से 3 हैं। इनके सेनापति भी थे, जिसमें सेनापति एक निर्याकस सेनापति थे जो जल सेनापति थे, जल का सेनापति थे, और एक सिल्यूकस थे, ये जो थल सेनापति थे, जो सफेद थे। इस प्रकार हमने देखा कि मौर्य पूर्व विदेशी आक्रमण किस प्रकार से हुई थी। आइए इसको एक और समझ लेते हैं। ईरानी आक्रमण, प्रथम ईरानी आक्रमण मौर्य पूर्व का, अगर मौर्य पूर्व की बात करें आक्रमण की तो प्रथम ईरानी, फिर ईरानी आक्रमण किए। ईरानी आक्रमणकारी हुए थे जो एक ईरान में हक्मनी वंश के शासक साइरस द्वितीय था, जिन्होंने हमला तो किया बट असफल रह गया। दूसरी बार पुनः डेरियस प्रथम या दारा प्रथम ने 516 बीसी में भारत पे हमला किया, पश्चिमोत्तर भाग को जीतकर उन्होंने 20वां प्रांत बना लिया। 20वां प्रांत बनने के पश्चात यहाँ से 360 टैलेंट सोना की प्राप्ति करती थी। ईरानी आक्रमण करने का कुछ प्रभाव भी है, आप देख सकते हैं। ईरानी आक्रमण के प्रभाव को हम इस रूप में देख सकते हैं कि जो ईरान में अरमाइक लिपि है, उसी से हम लोग जो भारत में खरोष्टी लिपि है, जो अशोक के शिलालेखों स्तंभ लेखों में प्रयोग किया गया है, तो अरमाइक लिपि का ही उद्भव या अरमाइक लिपि का ही अरमाइक लिपि ने ही जन्म दिया खरोष्टी लिपि को, जो भारत में व्यापक रूप से प्रभाव पड़ा। आर्थिक संबंधों का भी मजबूती मिली, व्यापार होने लगा, वाणिज्य व्यापार संपन्न हुई, आदान प्रदान एक दूसरे से समान होने लगा। ठीक उसके बाद आते हैं, जब सेकंड आते हैं जो यूनानी थे, जो सिकंदर थे, जो सिकंदर फिलिप द्वितीय का पुत्र थे। और फिलिप द्वितीय जो मकदूनिया का शासक था, जिन्होंने 359 ईसा पूर्व में गद्दी पर बैठा था। 329 ईस्वी में फिलिप द्वितीय की मृत्यु या हत्या हो जाने के कारण मात्र 20 वर्षीय आदमी सिकंदर ने मकदूनिया का शासक बना। मकदूनिया का शासक बनने के उपरांत सिकंदर ने अपने गुरु और अस्तु से आशीर्वाद पाकर विश्व विजेता बनने की इच्छा रखी और पहला आक्रमण उन्होंने भारत के पश्चिमोत्तर भारत पे हिंदू कुश पर्वत से पार करके खैबर दर्रा के रास्ते तक्षशिला पे आक्रमण किया, जहाँ के शासक आम्भी थे, तक्षशिला के शासक आम्भी थे, जिन्होंने कायरता का परिचय देते हुए उसके सामने घुटने टेक दिए, आत्मसमर्पण कर दिए। अगर शायद वो वीरता से लड़ते तो आगे इस तरह के और नहीं लड़ाई होता। और इतना ही नहीं, उन्होंने सिकंदर को साथ देना शुरू कर दिया कि चलिए आगे जो शासक से आप लड़ाई करिएगा उसके साथ हम भी आप ही की तरफ से लड़ेंगे। तो कितना कायरतापूर्व से आम्भी ने किया था, शायद शर्म आता है आज उसका आम्भी का नाम लेते हुए। उसके बाद आगे बढ़ता है तो झेलामा चीनाव के बीच एक पंजाब राज था, उसका वहाँ के राजा पोरस थे, जिन्होंने तो पोरस या पुरु, जिन्होंने सिकंदर से बहुत भीषण लड़ाई किए, बहुत वीरता का परिचय देते हुए लड़े और बहुत ही साहस से लड़े। फिर भी बेचारे हार गए, वो अलग बात है। और झेलम नदी के तट पर हुआ था सिकंदर और पोरस के बीच, इसीलिए इसे हाइडेस विजय झेलम की युद्ध कहा जाता है। इसके बाद सिकंदर की सेना ने ब्यास नदी पार को इनकार कर दिया। इनकार करने का बहुत रीजन था, क्योंकि बहुत थके हुए थे। 19 माह लगता रहे यहाँ भारत में युद्ध करने के फिराक में इधर उधर दौड़ते रहे। यहाँ की जलवायु भी नहीं उस टाइप की थी जिस टाइप के यूनान के और भारत के जलवायु के अंतर हो जाता है। और एक मगध साम्राज्य, विशाल साम्राज्य उस टाइम था, जहाँ के शासक नंद वंश के शासक धानंद थे। इनका नाम बहुत क्रूर शासक रूप में जाता था। इनका नाम ही सुनकर के उनका सेना डर गया होगा। तत्पश्चात 19 माह रहने के उपरांत जब सिकंदर की सेना, एक जल सेनापति था निर्याकस, उसके नेतृत्व में एक स्थल सेना खुद सिकंदर ही नेतृत्व कर रहा था, उसमें भी एक सेनापति थे सिल्यूकस। स्थल मार्ग से जाने लगे तो 325 बीसी में इन्होंने वापस जब यूनान लौटने लगे 19 माह रहने के उपरांत, तो जब 323 ईसा में बेबीलोन के निकट पहुंचे तो वहाँ सिकंदर की मृत्यु हो गई। विश्व विजेता बनने की सपना वहीं पे दम तोड़ दिया। तत्पश्चात
जिसका कुछ प्रभाव भी आप देख सकते हैं। जो गांधार शैली का विकास हुआ, जिसमें ज्ञाना भारत की परंपरा शैली का मिश्रण होता है, भारत एकीकरण हुआ, भारत के राजाओं ने पश्चिम उत्तर भारत को मौजूदगी प्रदान की, वाणिज्य व्यापार का विस्तार हुआ, नगर, कुछ नगर स्थापित किए गए, जहाँ निकैया, जहाँ पे सिकंदर और पोरस के बीच लड़ाई हुई थी, बहुकेफला, जहाँ घोड़ा की मृत्यु हुई थी। इनके साथ कुछ लेखक भी आए थे, एरियन थे, यूनानी के साथ थे, और सिक्रेटस थे, अरिस्टोब्यूलस थे। सेनापति 2 सेनापति थे, निर्यातस जो जल सेनापति थे, और सेल्यूकस निकेटस जो थल सेनापति थे। तो इस प्रकार से दोस्तों आज मौर्य पूर्व विदेशी आक्रमण का एक ही वीडियो में समाप्त कर दिया है, और इसको 1 से 2 बार देख लीजिएगा। और दोस्तों आप इसको लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिएगा, आप लोग नहीं करते हैं, उससे हौसला आदमी का क्या होता है कि नीचे जाता है, हौसला बढ़ता नहीं है। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट करते हैं दोस्त कि आप लोग जरूर वीडियो को शेयर सब्सक्राइब लाइक कीजिएगा। धन्यवाद।